गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम खनिज तत्व फास्फोरस को पढ़ने वाले हैं। खनिज तत्व फास्फोरस जो हमारी अभी तक सीरीज चल रही है खनिज लवण की, उसी में एक खनिज तत्व है। अभी तक आपने कैल्शियम, सोडियम को पढ़ा है। उसी श्रृंखला में मैं आज आपको के साथ में फास्फोरस को डिस्कस करूँगी। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ खनिज तत्व या क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स मैंने आपको करवाया था, उस समय मैंने बताया था दो तरह के खनिज तत्व होते हैं। एक होता है मैक्रो मिनरल्स और दूसरा होता है ट्रांस मिनरल्स या ट्रेस मिनरल्स। जो मैक्रो मिनरल्स की सीरीज़ में फास्फोरस इम्पॉर्टेंट है। मैक्रो यानी वो खनिज तत्व जिनकी हमारे शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, और ट्रेस मिनरल्स वो होते हैं जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता कंपैरेटिवली मैक्रो मिनरल्स के अपेक्षा थोड़ी मात्रा में कम होती है। तो उनको हम क्या कह रहे हैं? मैक्रो एंड ट्रेस मिनरल्स कह रहे हैं। फास्फोरस जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल खनिज तत्व है। फास्फोरस कैल्शियम के बाद में सबसे अधिक शरीर में पाया जाता है। इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में आज पढ़ेंगे कि फास्फोरस क्या है, इसकी सोर्सेस क्या हैं, यानी किन भोज्य पदार्थों से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, तथा इसका क्या कार्य है, फास्फोरस का क्या कार्य है, इसकी कमी से किस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और आरडीए मीन्स दैनिक आवश्यकता किसी व्यक्ति की कितनी कितनी है। तो स्टूडेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपका पूरा सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है वो डाइट प्लान बेस्ड है, प्रैक्टिकल वाला पार्ट, और उसमें आपको सभी खनिज तत्वों के बारे में या सभी पोषक तत्वों के बारे में पूरा विस्तृत में पता होना चाहिए, तथा कौन से भोज्य पदार्थों में कौन से पौष्टिक तत्व प्राप्त हैं ये भी पता होना चाहिए, जिससे जब भी आप डाइट प्लान कर रहे हैं तो आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। अब ये फास्फोरस क्या है? जैसे इसमें मैंने लिखा हुआ है खनिज लवण। हमारे शरीर में कई खनिज लवण पाए जाते हैं, जिनमें फास्फोरस भी क्या है? एक खनिज लवण है। ये शारीरिक वृद्धि और विकास में हेल्पफुल रहता है। और कैल्शियम के बाद में जो सेकंड मात्रा में फर्स्ट कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कैल्शियम हमारी बॉडी में पाया जाता है, और दूसरे नंबर पर फास्फोरस होता है। पूरे बॉडी वेट का 1% भाग फास्फोरस का होता है। फास्फोरस हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में उपस्थित रहता है, और ये कोशिका के अंदर रहकर, उसके न्यूक्लियस में रहकर सेल डिवीज़न का काम भी करता है। नेक्स्ट है सोर्सेस क्या क्या होते हैं। यदि हमें फास्फोरस लेना है, शरीर में फास्फोरस की कमी है, या मुझे लगता है कि आपको ये लगता है कि फास्फोरस हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कौन से भोज्य पदार्थ आहार में लिए जाएं जिससे कि फास्फोरस की पूर्ति हो सके। तो इसके लिए जैसे सिंपली जो चीज़ है वो ये है कि सभी भोज्य पदार्थों में किसी में कम और किसी में अधिक मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, लेकिन कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें ये अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे दूध, दही, छाछ, बटर मिल्क, चीज़, छेना, मावा, फिर उसके बाद में मक्खन, घी, ये सारे के सारे जो हैं फास्फोरस के सोर्सेस हैं। एग, मीट, फिश, चिकन, फिर आटा, तिल, जई का आटा, इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस रहता है। इसके अलावा जैसे अनाज, अलग अलग तरह के जो भी अनाज हैं उनमें, दालें, जितनी भी तरह की दालें उनमें, सूखे मेवे, मटर, चना, चुकंदर, बादाम,
इन सब में फास्फोरस पाया जाता है और ये फास्फोरस के बहुत अच्छे सोर्सेस होते हैं। अनाज में जो फास्फोरस होता है फास्फोएस्टर के रूप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट मेरा जो ये टेबल है इसमें आप देखिए, इस स्लाइड में आप 3 कैटेगरी इसमें दिखाई दे रही हैं। उत्कृष्ट भोज्य पदार्थ प्रति 100 ग्राम, सेकेंड है उत्तम भोज्य पदार्थ प्रति 100 ग्राम, निम्न भोज्य पदार्थ प्रति 100 ग्राम। यानी 100 ग्राम कोई भी भोज्य पदार्थ है तो उसमें कितना कितना कैल्शियम पाया जाएगा, ये इस टेबल से आपको दिखाई देगा। जैसे दूध, यदि 100 ग्राम दूध है तो उसमें 90 to 130 मिलीग्राम जो है कैल्शियम पाया जाएगा। और कंप्लीट मिल्क पाउडर है उसमें 730 मिल्क पाउडर होता है। फिर फैटलेस जो मिल्क होता है, जो क्रीम बिल्कुल उसमें से हटी हुई होती है, उसमें 1000 मिलीग्राम जो है फास्फोरस पाया जाता है। चीज़ में 520, पनीर 495, एग 220 मिलीग्राम। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तम भोज्य पदार्थ, जिसमें 100 ग्राम में कितना होता है, यानी बहुत ही उत्तम है। इसमें जई के आटे में 300 ग्राम यदि हम जई का आटा लेंगे तो उसमें 380 मिलीग्राम ये पाया जाएगा। बाजरे में 350, चावल 210, जौ 230, सोयाबीन 690, यानी सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है। फिर सूखे मटर 300 मिलीग्राम जो है ये पाया जाता है। फिर निम्न भोज्य पदार्थ जिनमें 100 ग्राम में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जैसे एस्पेरेगस इसमें 62, आलू 56, गाजर 37, टमाटर 27, सैलड 25 और ऑरेंज में 23 मिलीग्राम फास्फोरस पाया जाता है। तो इस तरह से जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्सेस हैं। नेक्स्ट अपना है और कुछ और भोज्य पदार्थ भी हैं, जैसे एग जो है, एग में 220 मिलीग्राम, मीट 240, फिश 410, बादाम 490, काजू 450, सूखा मटर 300 मिलीग्राम, उड़द 370, लोबिया 490, मसूर दाल 250 और ज्वार में 280 पाया जाता है। ऑरेंज में 23 मिलीग्राम और सेब में 10 मिलीग्राम ये पाया जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके काम क्या होते हैं, क्या फंक्शंस जो है फास्फोरस करता है, क्योंकि कोई भी भोज्य पदार्थ हम जब ले रहे हैं तो उसमें उसका फंक्शन इम्पॉर्टेंट होता है सोर्सेज के साथ में ही। तो फर्स्ट हमारा जो इसका फंक्शन है वो है हड्डियों व दांतों का निर्माण करना। यानी कैल्शियम जो होता है वो हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है। यह कैल्शियम के साथ मिलकर, फास्फोरस और कैल्शियम मिलकर क्या बना रहे, कैल्शियम फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। और कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है जल में एक घुलनशील लवण होता है। ये अस्थियों के और दांतों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है ये अस्थियों और दांतों में जमा हो जाता है और जमा होने के कारण से अस्थियों का मजबूती, दृढ़ता और स्थिरता प्रदान करता है। यदि बॉडी में फास्फोरस कम होता है तो शरीर की अस्थियां जो होती हैं, हड्डियां जो होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। नेक्स्ट है कोशिकाओं के केंद्र में अम्ल और प्रोटीन का निर्माण करना। यानी ये क्या कर रहा है, फास्फोरस कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्मा में उपस्थित रहता है और वहाँ न्यूक्लियोप्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के निर्माण के लिए ये वहाँ पे किस लिए रहता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वहाँ पे न्यूक्लियोप्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करता है। और इसकी जो फंक्शन एक और जो इसी के साथ में है, कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्मा तथा न्यूक्लियस में फास्फोन्यूक्लियोप्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करता है। वहाँ पे इसके साथ साथ ये कोशिकाओं को शोषण जो है पोषण देने का काम, पोषक तत्वों के आदान प्रदान का काम भी करता है।
एक और जो चीज़ इसमें होती है, फास्फोरस कोशिकाओं में सेल डिवीज़न की में भी हेल्प करता है, यानी मुख्य भूमिका जो होती है सेल डिवीज़न का काम करना होता है। नेक्स्ट है कार्बोज के चयापचय में फास्फोरस। तो फास्फोरस जो होता है ये कोशिका के जो हमारी सेल होती है, सेल का माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया यानी क्या है, एक एनर्जी हाउस है हमारी बॉडी का। माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है और उसके जो भी है फास्फोरस जो है कार्बोज के मेटाबॉलिज्म में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसमें जो एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो के रूप में जो इसमें ऊर्जा उपस्थित रहती है, और जब भी कभी कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा होती है वो किस फॉर्म में होती है, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के फॉर्म में उपस्थित रहती है। और जब भी कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो ये एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल जाता है, और ये फास्फोरस के कारण ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट है अम्ल क्षार संतुलन। अम्ल क्षार संतुलन का मतलब है कि ये शरीर में अम्ल और क्षार के संतुलन को नियमित बनाए रखता है। फास्फोरस में हाइड्रोजन के अणुओं को एक कंबाइन करने की कैपेसिटी होती है, और इस कारण से ही ये एसिड और बेस के बैलेंस को बना पाता है। नेक्स्ट है कोशिकाओं के विकास में सहायक। फास्फोरस कोशिकाओं के विकास में हेल्पफुल रहता है। ये कोशिकाओं के निर्माण और विकास के लिए मेन काम करता है। ये दो चीज़ें काम करता है, एक तो फास्फोलिपिड जो है उसका निर्माण करना, और दूसरा है कोशिकाओं के जो है शरीर में उचित मात्रा में बैलेंस में मेंटेन रहता है, और दो काम करते हैं, एक तो फास्फोलिपिड का जो नीड होती है उसको, और दूसरा फास्फोलिपिड लेसिथिन और सिफिलिन का निर्माण भी ये करता है। नेक्स्ट है कोशिकाओं के केंद्र में अम्ल और प्रोटीन के निर्माण में भी ये हेल्पफुल होता है। ये मैं शायद पहले भी आपको बता चुकी हूँ, रिपीट ही कुछ हो रहा है। यानी फास्फोरस कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्मा में उपस्थित रहता है, और वहाँ दो चीज़ें न्यूक्लियोप्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करके ये जो है उनकी ग्रोथ और उसमें हेल्पफुल करता है। और ये दोनों के दोनों जो है कोशिका के प्रोटोप्लाज्मा में न्यूक्लियस वाले पार्ट में फास्फोन्यूक्लियोप्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करता है। नेक्स्ट है कैल्शियम के शोषण को बढ़ाने में। फास्फोरस कैल्शियम के शोषण को बढ़ाने में हेल्पफुल रहता है। फास्फोरस के अभाव में जो है शरीर में कैल्शियम ठीक प्रकार से अवशोषित नहीं हो पाता है, और यदि जब फास्फोरस ठीक प्रकार से उसका अवशोषण नहीं होता है तो शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है, और शारीरिक जो अनुपात होता है वो ठीक प्रकार से नहीं बना रहता। नेक्स्ट है इसकी कमी भी का प्रभाव, यानी फास्फोरस जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि ये बहुत सारे काम कर रहा है। एक और जो काम है, यानी ये डीएनए और आरएनए में भी ये उपस्थित होता है, और शर्करा फॉस्फेट लिंकेज का अंश होता है, जो कि हेरिडिटी को कंट्रोल करने का काम भी ये करता है। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड पोषक तत्वों के आदान प्रदान करने में भी उपस्थित रहता है। इसके अलावा थायमिन पायरोफॉस्फेट में सक्रिय रूप से उपस्थित होता है, जो डी कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया में हेल्प करता है। अब कमी का प्रभाव क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ज़्यादातर फास्फोरस सभी पोषक तत्वों में उपस्थित रहता है,
और काफ़ी मात्रा में रहता है, लेकिन कुछ भोज्य पदार्थ में ये कैल्शियम और प्रोटीन जिनमें उपस्थित रहता है, तो उनमें जहाँ भी जिनमें कैल्शियम और प्रोटीन होगा वहाँ फास्फोरस अवश्य रूप से होगा। लेकिन जो लोग अपने आहार में अम्लीय भोज्य पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं, उनके शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाती है। और ये जो है जब कमी हो जाती है, क्योंकि अम्ल क्या करता है, फास्फोरस के अवशोषण में बाधा पहुंचाता है और इसके कारण से उसमें कमी हो जाती है। कमी के कारण कई तरह की प्रॉब्लम होती है, जैसे अस्थि विकृति रोग, अस्थियों का बेजोड़ होना, शरीर की वृद्धि रुकना, भूख न लगना, शारीरिक थकान आना आदि होता है। ये मैंने पूरा लिखा हुआ है। भूख न लगना, शरीर में थकावट आना, अस्थियों और दांतों का कमज़ोर होना, शरीर का विकास रुक जाना, अस्थियों में विकार होना, हड्डियों के जॉइंट्स सख्त हो जाना और जॉइंट्स में दर्द रहना। तो ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। और ये ज़्यादातर जो लोग एंटी एसिड जो है उनका सेवन अधिक करते हैं, उनके भी ये वाली प्रॉब्लम होती है, या जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है उनमें भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है। अब एक और चीज़ है दैनिक आवश्यकता, यानी फास्फोरस की किसी भी व्यक्ति को कितनी आवश्यकता है। तो वयस्क पुरुष को जो है 400 मिलीग्राम पर डे, वयस्क महिला को 400, गर्भावस्था में ये मात्रा डबल के करीबन, डबल से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, 1000, लैक्टेशन पीरियड में भी 1000, एडोलसेंट पीरियड में 10 to 15 में 600 और 16 to 18 में 500 मिलीग्राम पर डे फास्फोरस चाहिए होता है। चाइल्डहुड में 400 और चाइल्डहुड इन्फेंसी में 250 मिलीग्राम पर डे फास्फोरस चाहिए होता है। तो इस तरह से फास्फोरस जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है मिनरल होता है। और 85% जो होता है फास्फोरस कैल्शियम के साथ अस्थियों व दांतों में उपस्थित रहता है, जबकि 15% जो फास्फोरस होता है वो हमारा सॉफ्ट टिश्यूज़ में और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के फॉर्म में उपस्थित रहता है। तो ये हमें डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स में जो है, तिल में भी, तिल के साथ साथ सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स में भी ये उपस्थित रहता है। तो हमें ये सब चीज़ें हमारे आहार में इंक्लूड करनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।